जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का एक और सेशन लेकर आ रहे हैं, एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से समझिएगा सारी चीजों को। फैक्चुअल बातें भी हम लोग करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आप हर जगह में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपकी दी हुई है। चलिए बढ़ते हम लोग सीधा ऑन द टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक क्या है, आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई में क्या विशेष है इसके बारे में बात करेंगे। तो 1 जुलाई आज है हमारा जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। जीएसटी बोले तो क्या, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गब्बर सिंह टैक्स नहीं जी, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है ना, वस्तु एवं सेवा कर आज ही के दिन हमारे देश में लागू हुआ था। मतलब 1 जुलाई से जीएसटी जो है लागू होता है 1 जुलाई 2018 से। देखिए मैंने डेट भी लिख के रखी हाईलाइट करके। 1 जुलाई 2018 से एक नई कर व्यवस्था, एक नया टैक्स सिस्टम लेके आया गया। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू किया गया था, जिसको हम लोगों ने बोला जीएसटी। क्या भारत जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है? क्या ऐसी व्यवस्था भारत में थी क्या? नहीं, भारत के पहले बहुत सारे देशों ने ऐसा काम कर चुका है। भारत ने कुछ अलग तरीके से लॉन्च किया। इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। बट बात करते हैं जीएसटी की आवश्यकता क्यों थी या क्या क्या चीजें हुई हैं। तो अगर इतिहास में जाएंगे जीएसटी के, तो जून 2000 आपको मिलेगा 17, 30 जून और 1 जुलाई 2017 के बीच में रात को 12 बजे लॉन्च होता है। कहां से? संसद के सेंट्रल हॉल से। याद रखिएगा जगह कौन सी? संसद के सेंट्रल हॉल से इसको लागू किया जाता है। ओके, ये क्या चीज है? संसद में एक सेंट्रल हॉल है, वहां से लागू करते हैं। क्यों? ऐतिहासिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए। इसके पहले की बात करेंगे तो जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी की भी घोषणा हम बोल सकते हैं, वहीं पे आपको दिखेगा सेंट्रल हॉल में मनाते हुए। तो एक प्रतीक के रूप में किया सरकार ने, उस समय की तात्कालिक गवर्नमेंट इस चीज को ऐसा दिखाई कि ये हमारी आर्थिक आजादी के लिए एक कदम है। जीएसटी के पहले हमारे देश में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स लगते थे एक ही वस्तु पर। जैसे आप कोई वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, मान के चलिए आप कोई ऑनलाइन मंगाते हैं, एक एग्जांपल कर समझिएगा। वो वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग होता है राजस्थान में, वो वस्तु बिकती है आपका दिल्ली में और वो आती है आपके पास। तो इस बीच में जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ वो, फिर जो दुकानदार बेच रहा है वो, और उसके बाद आपके लाने तक अलग अलग प्रकार के एक ही वस्तु के ऊपर टैक्स लग जाते थे, जिससे वस्तु की जो कीमत है बढ़ जाती थी। और ये सारे टैक्स जो है इनडायरेक्टली आपका जो व्यक्ति है जो खरीद रहा है, क्रेता, वही पटाता था। तो इससे जनता के ऊपर भार आता था अलग अलग प्रकार का कर देने का। कास्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है टेक्निकल टर्म पे अगर हम लोग बोलेंगे। तो इससे बचने के लिए क्या लेके आया गया? जीएसटी। एक कर सुधार किया गया है जीएसटी, जिसको लागू किया गया 1 जुलाई वर्ष 2018 को। अब इसी चीज को हम लोग दिखाने के लिए क्या बनाते हैं? आपका जीएसटी दिवस बनाते हैं। जीएसटी की बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जब बात आती है अप्रत्यक्ष कर की, तो ऐसा टैक्स जिसको देता कौन है? इनडायरेक्टली व्यक्ति देता है। जैसे प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे मेरी इनकम है या मेरा घर है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो मैं ही दे रहा हूं, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है? लगता है ऐसे कि दुकानदार पटा रहा है, पर पटता आपकी जेब से। मतलब लगेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से पट रहा है, बट कटता हमारी जेब से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए लगाया गया था। अगर बात करेंगे तो सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो भारत में पहले से मौजूद थे। अलग अलग प्रकार के कर और सेस जो लगते थे, टैक्स और सेस, तो उनको हटा दिया गया है। 29 मार्च 2017, ये डेट याद रखिएगा, इसको संसद में पारित किया गया था। 29 मार्च को ये संसद से पारित हो जाता है और अल्टीमेटली फाइनली कब से लागू हो जाता है? आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाता है। अब कुछ बातें आती हैं कि यार जीएसटी में एक्चुअल में है क्या? जीएसटी की दरें कितनी है? जीएसटी में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है या नहीं? जैसे 2017 को मान के चलिए आपकी माचिस की डिब्बी पे मान लीजिए 5% टैक्स लगा, तो क्या अब इसको बदल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि समय के अनुसार चीजों पे टैक्स को बढ़ाना या घटाना ये आवश्यक है, ये सरकार को करना पड़ेगा पॉलिसी के हिसाब से। तो क्या इसको हटाया, घटाया या बढ़ाया जा सकता है क्या? तो इसके लिए एक होती है जीएसटी काउंसिल। क्या होती है? जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद बोल सकते हैं। ये बैठती है, ये बीच बीच में मीटिंग आपकी करते रहती है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मोदी जी को मत लगा दीजिएगा, जीएसटी क्योंकि पैसे से जुड़ा है, तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। याद रखिएगा,
जीएसटी में केंद्रीय वित्त मंत्री मतलब निर्मला सीतारमण मैडम जो होंगी हमारी, फिलहाल में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होंगी। राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते, वोटिंग पावर बोलेंगे इनके पास 1/3 रहता है, राज्यों के पास 2/3 रहता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके भी वित्त मंत्री आ सकते हैं इसकी बैठक में, मतलब वो भी पदेन सदस्य होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे इसमें जो भी डिसीजन होगा जीएसटी काउंसिल में वो बहुमत से पारित करना चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल में बैठ तो गए, क्या काम करेंगे इन लोग? जीएसटी की दरों को बढ़ाने की, घटाने की, किस वस्तु को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, किसको जीएसटी से बाहर रखा जाए, इन सब के बारे में बात करने की। जैसे आप बात करेंगे, थोड़ा सा रिसेंट की न्यूज है, आप लोगों ने 6-7 महीना पहले सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल हमारे जो है जीएसटी में नहीं आते हैं, इन पे पुराना टैक्स सिस्टम लगता है, तो उसको लाने की बात हुई थी, बट राज्यों ने मना कर दिया, बोला हम नहीं लाना चाहते क्योंकि हमको लॉस होगा। ऐसे ही जीएसटी की दरों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको दर देखने को मिलेगी 5%, 12%, 18% और 28%। हमारे देश में दुनिया के जैसे देश हैं उनकी तरह नहीं है। बाकी देशों में क्या होता है, मैक्सिमम कंट्रीज में एक दर है, वहां पर आप कोई भी चीज खरीदिए, माचिस खरीदिए, हवाई जहाज खरीदिए, कार खरीदिए, कोई भी चीज आप खरीदोगे सिंपल दर रहेगी। मान लीजिए सपोज 7% तो 7%। वहां के आय के हिसाब से वो ठीक है क्योंकि वहां पर आपका अमीर और गरीब का फासला उतना ज्यादा नहीं है। हमारे देश में अमीरी और गरीबी का फासला बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से हमने अलग अलग दरें देके रखी है। एक हम लोग ले लेंगे जीरो पे, जीरो मतलब जीएसटी से जो फ्री हैं, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। 5% ऐसी चीजें जो आवश्यक हैं, जिनको सभी के पास होना चाहिए, उनके लिए है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब 28% तक आप पहुंचेंगे तो 28% पे ऐसी दरें आ जाएंगी जो आपके लिए क्या होती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जो लग्जरी प्रोडक्ट है जो आप अपने शान के लिए खरीदते हैं या एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए खरीदते हैं, जो अमीर लोग खरीदेंगे, जैसे मान के चलिए लग्जरी कार्स है ना, या आपका बोल सकते हैं एसी वगैरह, ये सारी चीजों पे आपको 28% के आसपास देखने को मिलेगा। उद्देश्य सरकार का कुछ इसी प्रकार का था। हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक भी हुई थी जिसमें होटल वगैरह जिन पे पहले टैक्स नहीं लगता था, 1000 रुपए से कम वाले पे, अगर मान के चलिए आप कोई होटल पे रुकते हैं जिसका डेली का किराया 1000 रुपए से कम है तो उस पर नहीं लगता था, अब इसके बाद वो 12% की दर में आ जाएगा। ऐसी पैक्ड फूड है उनकी भी दरें हैं। तो जीएसटी परिषद का काम यही है। क्या काम है जीएसटी परिषद पे कि किस चीज को किस दर पे रखना है, किसकी दरें कम करनी है, ज्यादा करनी, इन सब के बारे में बात होती है। इसके अलावा एक दर आपको और दिखेगी जीएसटी में 3% की। ये 3% की दर किस चीज के लिए है जी? सोना। अगर आप स्वर्ण आभूषण वगैरह कभी खरीदने जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक अलग दर दिखती है सोना में 3%। तो बेसिकली 5, 12, 18, 28 याद रखना है, 3% याद रखना है, जीएसटी काउंसिल को याद रखना है। इसके अलावा जीएसटी से 2 चीज और आती है, एक होता है इंटर स्टेट ई वे बिल, आप लोगों ने सुना होगा इंटर स्टेट ई वे बिल, और ऐसी होगा एक इंट्रा स्टेट ई वे बिल। तो ई वे बिल जनरेट होता है अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तब। जीएसटी में अगर बात करेंगे, आप कभी भी कोई भी चीज खरीदेंगे, मान के चलिए जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, आपको दिखेगा एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, इस प्रकार से आपको दिखेगा। एक होता है यूटीजीएसटी, ये अलग अलग हिस्सा है। सी फॉर सेंट्रल, केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है जीएसटी में, एसजीएसटी, एस फॉर स्टेट, राज्य सरकार का कितना है, और यूटी मतलब क्या हो जाता है, यूनियन टेरिटरी, आपका यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा कितना है जीएसटी में। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु पे 5% लगा है तो सी लगेगा 2.5 और स्टेट वाला भी लगेगा 2.5। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में कर रहे हैं तो एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी आपको देखने को मिलेगा। तो जीएसटी के बारे में इतनी बातें जानना है। इसके अलावा जीएसटी नंबर होता है जिसको गस्टिन नंबर भी बोलते हैं, 15 अंकों का नंबर होता है जो आवश्यक है। जीएसटी के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने कोशिश की है शॉर्ट में देने की। बाकी याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है, एक प्रकार का कर सुधार किया गया था। इसके बारे में पुरानी कर प्रणाली जो थी उसको बदल के जो कास्केडिंग इफेक्ट होता था उसको रोकने के लिए इसको लेके आया गया। एक चीज और कर लेते हैं जीएसटी में, एक वर्ड है क्योंकि 2017 से लागू हुआ था, अभी जो जीएसटी की बैठक हुई थी इसी से रिलेटेड बात आ जाएगी। एक होता था टेपरिंग इफेक्ट। अब देखिएगा जीएसटी की बात बहुत पहले से चली है, वर्ष 2002-2003 से जीएसटी को लागू करने की कोशिश की जा रही थी, बट प्रॉब्लम क्या था, राज्यों को इससे नुकसान होता था। राज्य बोलते थे अगर हम लगा दिए जीएसटी तो हमको पैसा ही नहीं मिलेगा, इसलिए पेट्रोल डीजल को भी नहीं डाला गया, तो हम क्या करें, हमको नुकसान होगा। तो जीएसटी में बोला गया था सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि अगर आप जीएसटी अपनाते हैं तो पहले वर्ष और उसके बाद मतलब शुरू के 3 वर्ष आपको मैं 100% का जितना भी आपका लॉस होगा 100% में क्षतिपूर्ति करूंगा। चौथे वर्ष में आपका 75% कर दूंगा और 5वें वर्ष में आपका कर दूंगा 50%।
तो अगर आप देखेंगे पहले 3 वर्ष 17, 18, 19 आप ऐसे जाएंगे, 18, 19, 20 जाएंगे तो यहां पर मिलेगा 21 और 22। 2022 तक इनको देना था, जो भी केंद्र सरकार है वो अपना देती है। यहां से करिएगा 18, 19, 20, ये जो है आपका अभी क्योंकि खत्म हो रहा है, क्योंकि 17, 18, 18, 19 ऐसे चलता है, तो आपको याद रखना है 30 जून 2022। 30 जून 2022 तक केंद्र सरकार, राज्य, जो भी राज्य जीएसटी अपनाते उनको शुरू के 3 वर्ष 100% जितना भी लॉस हो रहा तेरी थी, चौथे वर्ष 75 देती, 5वें वर्ष 20-50% का आपका दे देती जितना भी लॉस हो रहा है। अब 30 जून 2022 के बाद से अब राज्यों को जो भी जीएसटी अपनाने के बाद नुकसान होगा वो नहीं देगी। इसीलिए अभी दरों को जो है ये 5, 12, 18, 28 में रिवाइज किया गया कि बताइए कि इस चीज को हम डालें या नहीं डालें। तो याद रखिएगा इसको बोला जाता था टेपरिंग इफेक्ट। आप देखेंगे कुछ शेप ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं टेपर। ओके, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कभी की है या मशीनिंग वगैरह पे आप लोग काम करते होंगे तो पता होगा इसको क्या बोलते हैं, टेपर। तो टेपरिंग इफेक्ट था, अब वो खत्म हो चुका है, मतलब जो आपको केंद्र सरकार सहायता दे रहा था राज्यों को वो समाप्त हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। 1 जुलाई 2022 आज है नेशनल डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। आप सभी को पता होगा डॉक्टर हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। इवन कोविड, जब कोरोना आया उसके बाद जिनको लगता भी नहीं होगा ना, उनको भी समझ में आ गया कोई डॉक्टर की आवश्यकता क्या होती है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। ओके, कि डॉक्टर्स जो हैं हमारे लिए इतना काम करते हैं, है ना। कोविड के टाइम पे देखिए दिन रात लगे रहते हैं। आप जैसे मान के चलिए एक सामान्य कर्मचारी हैं या सामान्य आप ऑफिसर हैं, आपका 9 से 5 या 10 से 5 वाला काम खत्म हुआ, आप आके ऑफिस में बैठे, घर में बैठे आराम कर रहे हैं। 8 बजे अगर आपको ऑफिस से फोन हो जाए कि यार क्या बोलते हैं थोड़ा सा काम है आओ, है ना, क्या होता है, सिर दर्द करता है या कोई बुला लिया एक्स्ट्रा काम के लिए, नहीं जाने का मन करता। पर डॉक्टर्स को देखिएगा, वो जब अपना डिग्री लेते हैं उसी समय शपथ लेते हैं कि कभी भी कोई भी पेशेंट आएगा तो उनको हम नाक नहीं करेंगे। इमरजेंसी केसेस में आप किसी भी समय डॉक्टर के पास चले जाइए, 24 घंटे किसी भी समय डॉक्टर के पास चले जाइए, या आप उनके पास कोई भी पेशेंट आता है वो हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनका इलाज करने के लिए। कोविड के टाइम पे कई डॉक्टरों ने जान खोई, वैसे कोविड को नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहले से आ रहा है। तो डॉक्टर्स जो हमारे देश के प्रति समर्पण रखते हैं, हमारे प्रति समर्पण रखते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। किनकी याद में बनाया जाता है? इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ये कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, साथ साथ डॉक्टर भी रहे हैं। तो डॉक्टर के नाम पे इनका बनाया जाता है डॉक्टर्स डे, इन्हीं की याद में बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, आई थिंक लगातार 14 साल तक इन्होंने जो है ना मुख्यमंत्री का पद संभाला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारे पास खबर आती है किस चीज की? एक नियुक्ति हुई है। किसमें हुई है? नीति आयोग में एक नियुक्ति हुई है परमेश्वरन अय्यर जी की। कौन है ये? तो नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे। तो इनको ध्यान से देखिएगा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर जी हैं। इनके बारे में जानिएगा। नीति आयोग का वैसे मैंने एक आप लोगों का बीच में करवाया था, वो एमसीक्यू वाले वीडियो में होगा, आज से 2 या 3 दिन पहले वाले में, जब डेल्टा रैंकिंग की बात हो रही थी, तो उसको दोबारा मैं एक बार नहीं खींचूंगा नीति आयोग के बारे में वो सारी चीजें। तो परमेश्वरन अय्यर जी होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसकी जगह लेंगे? तो अमिताभ कांत। याद रखिएगा ये सीईओ हैं, उपाध्यक्ष नहीं है। जो गड़बड़ हो सकती है, उपाध्यक्ष हमारे नहीं है, सीईओ है। इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और अगर कहीं ऐसा लगता होगा कि सर मैं गलत हूं, है ना, सीईओ और उपाध्यक्ष एक होते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी है नीति आयोग के। अमिताभ कांत की जगह लेंगे। अमिताभ कांत इनके पहले सीईओ थे। अब बात करेंगे क्या होने वाला है। तो देखिए 30 जून 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मतलब आज बैठ गए होंगे अय्यर जी हमारे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इनको अनुमोदित किया गया है। तो एक प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स अगर बना कि नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करवाता है, तो कौन करवाता है जी? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा होता है। इनकी अवधि को रखा गया है 2 साल की, मतलब ये मैक्स 2 साल तक बैठेंगे, या उसके पहले कोई आदेश आ जाता है कि चलिए आपको हटना है, दूसरे पद पे जाना है, या आपको हम पद से हटा रहे, तब वो हटेंगे। अदरवाइज 2 साल के लिए ये बैठे रहेंगे। इनको ध्यान रखिएगा। आते हैं बात करते हैं दिखते कैसे हैं जी। ये कुछ इस प्रकार का दिखेंगे। नीति आयोग के बारे में अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो सरकार का सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। सरकार की नीति निर्माण के लिए टॉप लेवल पे यही है। ओके, संवैधानिक निकाय नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय
समुदाय नहीं है। इसका काम क्या है? आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना। ओके, ये आर्थिक निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। नीति आयोग के पहले योजना आयोग था। योजना आयोग के साथ दिक्कत क्या थी? उसमें राज्य रहे भी तो उतना ज्यादा राज्यों का वेटेज नहीं था। नीति आयोग में राज्यों के बारे में थोड़ा ज्यादा सुना जाता है। जो चीज पूछ सकता है इकोनॉमिक टर्म पे, ये बॉटम अप दृष्टिकोण पे काम करता है। मतलब जब नीति आयोग कोई नीति बनाएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो बॉटम अप थ्योरी या बॉटम अप आपका दृष्टिकोण, इस पे ये आधारित होता है नीति आयोग आपका। बात करेंगे तो नीति आयोग के कुछ पहलों में 15 साल का रोड मैप है, अमृत मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन है, इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों को प्रदर्शन को मापने वाले सूचकांक है। हम लोग यही चीजें बात करे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, इन सब में जो आपके सूचकांक थे, डेल्टा रैंकिंग थी, आकांक्षी जिला, उसके बारे में उस समय हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में देखा था। योजना आयोग की जगह लेता है ये कब? वर्ष 2015 में, 1 जनवरी 2015, आई थिंक डेट सही होनी चाहिए। उस समय से जो है योजना आयोग जो है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आता है। क्यों फर्क आया है या दोनों में फर्क क्या है? लोगों को लगता है सिमिलर है। योजना आयोग टॉप डाउन उसमें था, मतलब वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाता था। ये बॉटम अप थ्योरी पे काम करता है आपका नीति आयोग। एक बेसिक फर्क दिखेगा, राज्यों के पास ज्यादा शक्ति है। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट खबर इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारे देश के ऊर्जा के हिसाब से। किसके हिसाब से? ऊर्जा के हिसाब से। राजस्थान की खबर है। राजस्थान राज्य हमारा ये है। राजस्थान राज्य के सीकर जिले में रोहिल खंडेला तहसील, अगर आप इतना भी कर लेते हैं सीकर जिला या फिर रोहिल खंडेला, ये इसको याद रख लेंगे, काम आएगा। यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। किस चीज के भंडार पाए गए हैं? यूरेनियम, है ना। अब विशाल भंडार पाए गए हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। अब यूरेनियम क्यों आवश्यक है, थोड़ा सा इसको सस्पेंस बना के रखते हैं, आगे समझेंगे। पहले पॉइंट वाइज कर लेते चीजों को। तो आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां पर यूरेनियम पाया गया है। अब बोलेंगे सर जी ये छत्तीसगढ़ में भी तो यहाँ पे था, कहीं कहीं तो मिला था छत्तीसगढ़ में भी यूरेनियम, है ना। फिर छत्तीसगढ़ का नाम क्यों नहीं है? विशालतम भंडार की जब बात होगी, छुटपुट नहीं, विशालतम जब बड़े बड़े भंडार की बात होगी तो आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, इसके बाद राजस्थान है, एक ऐसा तीसरा राज्य जहां पर यूरेनियम के पर्याप्त मात्रा में, मतलब जैसे ऐसे ना कि थोड़ा सा निकला तो उसके लिए खनन मशीन नहीं लगाएंगे, यहां पर इतना मिल गया कि अब हम लोग इसका खनन कर सकते हैं। यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने भारतीय यूरेनियम निगम को जारी कर दिया है इसके बारे में और बोला है आश्रय पत्र लिखकर कि चलिए अब खुदाई करवाने का काम करिए। तो यूरेनियम के बारे में अगर बात करेंगे तो एक निगम बना हुआ है, निगम का नाम ध्यान रखिएगा, भारतीय यूरेनियम निगम, यही करेगा खुदाई। जैसे छत्तीसगढ़ में आता है अपना एनएमडीसी आता है ना, उस प्रकार का भारतीय यूरेनियम निगम को ध्यान रखिएगा। राज्य में यूरेनियम अयस्क की खुदाई के लिए ये जरूरी है, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसका खनन शुरू होगा, यही करेगा एलओआई या भारतीय यूरेनियम निगम, यही जो है आपका करने वाला है। किसकी खुदाई? यूरेनियम अयस्क की। चलिए यूरेनियम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यूरेनियम डिपॉजिट अगर राजस्थान में बोले, देखो जैसे छुटपुट रहता तो नहीं करते ना, 12 मिलियन टन, 12 मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 12 मिलियन टन आप लगा लीजिएगा, 12 इंटू 10 लाख, है ना, टन, इतना जो है यूरेनियम यहाँ पर जमा हो सकता है, ऐसा कहा गया है। देखिएगा जब भी कोई रिपोर्ट आती है जीएसआई वगैरह की तो वो ऐसे ही बोलेगा कि संभावना है इतना मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो एकदम कुछ करके खोज ले रहे हैं मशीन से। इसके बारे में और बात करेंगे तो वर्तमान में कहाँ कहाँ हो रहा है? झारखंड के जादूगोड़ा, जादूगोड़ा याद रखिएगा, झारखंड में है एरिया, यहाँ पर आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा जादूगोड़ा, जहां पर आपका यूरेनियम है। तो प्रश्न किस प्रकार का पूछ सकता है? जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जादू करेगा। क्या जादू करेगा? यूरेनियम का जादू करेगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपको यूरेनियम की खुदाई देखने को मिलेगी जहां पर चल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में। कहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के बाद कनाडा है और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये लोग सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं इस चीज का, यूरेनियम का। बाकी नाइजर, रूस, उज्बेकिस्तान, नामीबिया, यूक्रेन, अमेरिका में भी यूरेनियम जो है पाया गया है। अब यूरेनियम इतना बोल रहे हैं, होता क्या है, क्या जरूरत है इसकी? तो यूरेनियम के बारे में आप देखोगे तो एक रासायनिक तत्व है, ऑलरेडी एक एलिमेंट है जिसका परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 92। परमाणु भार जो है इसका 235 या फिर 238 हम लोग लेते हैं। ओके, एक प्रकार का ये रेडियोधर्मी तत्व है। रेडियोधर्मी मतलब क्या होता है? आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इसकी ऊर्जा के लिए।
मान के चलिए जैसे हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, छत्तीसगढ़ में वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग जो बिजली उत्पादन करते हैं, दो माध्यम अभी हमारे मोटे मोटे तौर पर है। एक होता है जल विद्युत और एक होता है ताप विद्युत। जल विद्युत की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, वो 120 मेगावाट की बिजली देता है। कितना? मात्र 120। अगर हम लोग बात करेंगे तापीय विद्युत में, तो जितना मुझको आइडिया है, मड़वा है जो 1000 मेगावाट देता है, ये गीगावाट में देता है। यूरेनियम ऐसा है पावर प्लांट, अगर आप यूरेनियम वाला लगाते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलेंगे, वो एक साथ 1000 गीगावाट या 1 गीगावाट के ऊपर आपको देने लगेगा। मतलब बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में ये एनर्जी जो है रिलीज करता है। अगर आप यूरेनियम को यूज करते हो बिजली बनाने के लिए, तो छोटे से एरिया में या एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बिजली जो है मिल सकती है। तो भविष्य का ईंधन कह सकते हैं। इसका उपयोग जनरली बिजली बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी वगैरह जो चलती है, कीमोथेरेपी तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी कुछ दवाएं होती हैं जो थेरेपीज होती है मेडिकल साइंस में, उसके लिए भी यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा कहाँ करते हैं? परमाणु बम में, है ना। तो न्यूक्लियर जो है या यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपका दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक बिजली बनाने के लिए, दूसरा परमाणु बम बनाने के लिए। तो एक यूरेनियम के बारे में अगर बात करें, वर्किंग किस प्रकार का करता है, तो यूरेनियम 235 या 238 का आप एलिमेंट ले लीजिए एक, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को जो है फेंका जाता है, मतलब एक न्यूट्रॉन को मारा जाता है यूरेनियम पे। तो यूरेनियम चूंकि आपका रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिव है, ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। तो जैसे न्यूट्रॉन इसके अंदर आता है, टकराता है न्यूट्रॉन इससे, तो यूरेनियम टूटता है। किसमें? क्रिप्टॉन और बेरियम में। इसको देख लीजिएगा। और 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और साथ साथ क्या निकलती है? ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम से टकराते हैं और ये आगे जाता है, फिर 9 से 27 से आपका ऐसे 81, ये बढ़ते रहता है। इसको क्या बोला जाता है? चेन रिएक्शन। अगर इसको कंट्रोल कर लिए तो बोला जाएगा कंट्रोल चेन रिएक्शन, जो यूज होता है आपका पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए। अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया, कंट्रोल करना मतलब क्या, जैसे 3 निकले, आप 2 को एब्जॉर्ब कर लीजिए, फिर 1 को आगे बढ़ने दीजिए, फिर 3 निकले, 2 को एब्जॉर्ब कर लीजिए, 1 को बढ़ने दीजिए, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन, इसको किसी भी वक्त बंद कर सकते हैं। वो आपका पावर प्लांट में यूज होता है। बाकी अगर आप देखोगे कंट्रोल नहीं कर रहा, निकलने दो, जितनी मात्रा में उसमें निकल सकते निकलने दो, तो वो आपको देखने को मिलेगा क्या? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होता है बम में। एक थ्योरी बताई गई थी, हाल ही में मैं पढ़ रहा था, तो एक फुटबॉल के फील्ड में, एक फुटबॉल के मैदान में जितना अभी आप TNT भर सकते हो, उतना TNT आप भर दो और उसके बाद विस्फोट करो, उससे जितनी ऊर्जा निकलेगी वो एक टेनिस बॉल में भरे यूरेनियम, टेनिस बॉल के आकार के यूरेनियम बम से भी निकल सकती है। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी परमाणु बम की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, नागासाकी और हिरोशिमा, यहाँ पर परमाणु बम जो है गिराए गए थे। अब यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। भारत के लिए 2 चीजें अच्छी हो जाएंगी। कौन कौन सा आपको पता होगा? एक ग्रुप है NSG करके, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। भारत इसका हिस्सा नहीं है, ओके। इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, भारत इसका हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परीक्षण कर दिया था पोखरण वाला। तो इसके बाद जो है हमको विदेशों से या दूसरे देश से न्यूक्लियर लेने में, यूरेनियम वगैरह लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमको अगर हमारे भंडार मिलते हैं, 2 चीजों पे काम आएगा। जैसे हम एज एन इंडियन क्या बोलेंगे, भारत शांति वाला देश है, हम तो इसको प्लांट बनाने में यूज करेंगे, मिसाइल में भी कर देंगे, क्या जाता है ना। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। चलो नेक्स्ट चीज पे चलेंगे। नेक्स्ट खबर हमारे पास क्या आती है, आज से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करने वाली है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक प्रोग्राम। ओके, बैक बाय या बाय बैक प्रोग्राम, इसको यूज करने वाली है। आपको पता होगा 1 जुलाई 2022 बात हो रही थी, हम लोगों ने लास्ट में भी करंट में कवर अप किया था। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मैं आज ही जाके पूरा फ्रूटी पीऊंगी, क्योंकि क्या पता कल को मिले ना मिले, वो चीजें मिलेंगी नया तरीके से। तो जो प्लास्टिक है जिनका सिंगल यूज होता है उनको बैन किया गया है, जैसे दोना पत्तल है, ईयरबड्स है। आप वो वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें बैन होती हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि अगर आपके घर में सिंगल यूज प्लास्टिक है, ओके, और वो पड़े पड़े हैं, तो उसकी जगह आप स्कूल और जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं वो आके आपका बेचें। और अगर बेचेंगे तो 1 किलो प्लास्टिक जो है हम लोग 75 रुपए में खरीदेंगे। जो आपका प्लास्टिक पड़े रहेगा, कचरा हो जाएगा, उसकी जगह आप 1 किलो प्लास्टिक लेकर आइए, उसके बदले हम आपको 75 रुपए देंगे। इससे लोगों को भी अच्छा है। क्या फायदा होगा इससे? जागरूकता बढ़ेगी।
है ना। 1 किलो प्लास्टिक बहुत सारा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको बस ऐसे लगेगा 2 स्ट्रॉ में काम बन जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का ये इंपॉर्टेंट कदम है। मेरे ख्याल से हमारे स्टेट में भी ऐसे कुछ प्रोग्राम करना चाहिए, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे सरकार को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में बात वही हो रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। कौन सा मंत्रालय था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसने जो है आदेश निकलवा दिया था, अधिसूचना जारी हो गई थी 2021 वाली, है ना। इसमें एकल उपयोग वाली, वही सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना की गई थी, जिसमें बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं। बहुत सारी चीजों में आपको पता होगा, स्ट्रॉ है, दोना पत्तल है, चाय का कप है, ये जो डिस्पोजेबल होते हैं, ये सारी चीजों को बैन किया गया है। आज ही की एक न्यूज थी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी फैक्ट्री आज से बंद हो रही हैं प्लास्टिक की। अब 2 चीजों पे बात करेंगे, इससे इकोनॉमी में भी थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है, जो छोटे लेवल वाले वर्कर्स हैं उनको। जैसे चाय की बात करेंगे, चाय का जो एक आपका प्लास्टिक का डिस्पोजल आता था, इसका रेट कितना पड़ता था उसको? 5 पैसा, 5 पैसा प्रति पीस। अगर अब इसको वो रिफ्लेक्ट करता है या चेंज करता है, रिप्लेस करता है किससे? कुल्हड़ से, तो कुल्हड़ का जो रेट है ना, उसको पड़ेगा जी आपका कितना? 1 रुपया का। तो रेट बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। हो सकता है आपका जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे चाय वगैरह आप पीते हो, है ना, तो उनको जो रिप्लेस करने वाली चीजें हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाए। अभी अल्टरनेट हमारे यहाँ क्या होता है, ढिलाई से सारा काम चलता है, तो जब तक होगा नहीं बैन तब तक हम लोग अल्टरनेट नहीं खोजते हैं। तो कुछ दिन हो सकता है तकलीफ हो आपको। इवन आज के न्यूज़पेपर में खबर थी कि हमारे यहाँ इसको मॉनिटर करने के लिए ठीक से संस्था नहीं पता कि कौन सी संस्था इसको मॉनिटर करेगी, किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी। बंद तो हो गया, फिर भी बोलेंगे धड़ल्ले से बिकेगा। हाल ही में आपको देखना आगे चल के न्यूज मिलेगी कि प्लास्टिक बैन है फिर भी चल रहा है, या इस प्रकार का आपका निर्माण हो रहा है, या यहाँ पे पकड़ा गया वहां पे पकड़ा गया, सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। सीबीडीटी, सीबीडीटी क्या होता है? आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, है ना। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता जी को किया गया है। तो नितिन गुप्ता जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो ये क्या थे? आईआरएस अधिकारी हैं ये पहले आपको। चलिए बोर्ड के बारे में बात करते हैं सीधा सीधा, जो सीबीडीटी होता है उसमें। तो बोर्ड में वर्तमान में 5 सदस्य है, अधिकतम 6 सदस्य इस बोर्ड में हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। सीबीडीटी में वर्तमान में 5 सदस्य है। 1985 के आईआरएस अधिकारी अनुजा सारंगी जो है सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। अन्य सदस्यों में कौन है? सुभाश्री अनंत कृष्णन है और प्रज्ञा सहाय सक्सेना शामिल है। दोनों 1987 बैच के अधिकारी हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सीबीडीटी के बारे में ही। तो सीबीडीटी नाम से ही है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। ओके, ये राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित किया गया था। आयकर विभाग का एक वैधानिक निकाय है। ओके, तो अगर बोलेंगे सीबीडीटी कैसा निकाय है, तो एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत काम करता है तो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के द्वारा प्रशासित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा ये सीबीडीटी जो है प्रशासित किया जाता है। आगे चलते थोड़ा सा बात करते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है इसमें और 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं? 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। काम की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र कराने से संबंधित इसका कार्य होता है। अलग अलग नीतियां बनाता है। यह पूरे आयकर विभाग की निगरानी करता है। जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है ना, उनकी इनकम टैक्स पूरे डिपार्टमेंट की निगरानी करने का काम करता है। प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में विधायी परिवर्तनों का भी सुझाव देता है। कर की दरों में बदलाव का सुझाव देने के अलावा यह सरकारी नीतियों के अनुसार कराधान में संरचना का भी बदलाव करता है। जो टैक्स सिस्टम होता है 0 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख, इसमें भी ये काम करता है। आपका सुझाव देने का काम जो है आपका करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खबर और आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज। G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7, पहले क्या था? ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज था 2014 तक। रूस भी इसमें शामिल था। फिर क्या होता है, जैसे अभी रूस यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उस समय रूस के पीछे कौन पड़ा गया था? क्रीमिया। तो रूस ने पकड़ा क्रीमिया को, मारा 2 बत्ती और क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया। तो जब क्रीमिया का अधिग्रहण कर देता है रूस 2014-15 के आसपास में, तब रूस को हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में ये हो जाता है कितना? ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह है। वर्तमान में इसकी बैठक हुई थी जर्मनी में, सेशन हुआ था जर्मनी में, मोदी जी भी गए थे।
भारत इसका सदस्य नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ 7 में भारत शामिल नहीं है, बट भारत को बुला लिया जाता है ऑनरेबल सदस्य बोल के कि आ जाइए, चलिए हमारे साथ मीटिंग करिए। तो आपको एक वीडियो देखने को मिला होगा जिसमें जो बाइडेन जो है पीछे से ऐसे आते हैं, मोदी जी हाथ तो मिला लो, वही वाला मीटिंग रहा है। ओके, तो इसमें क्या फैसला हुआ है, तो गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। मतलब जो गरीब कंट्रीज है या जो जनरली आप बोल सकते हैं अफ्रीकी देश वगैरह हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो देने की बात की गई है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कुछ चीन भी चला रहा है। चीन क्या चलाता है, बेल्ट एंड रोड है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको रोकने के लिए ये लोग लेकर आए हैं। पूरी दुनिया में एक ही चीज का डर है, क्या चाइना कुछ कांड ना कर दे। चाइना अपनी एक नीति चलता है, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी चीन की, आप देख सकते हैं, है ना, आपका कौन सी थी, चीन की मोतियों की माला होगी और भारत का हीरो का हार, ऐसे टाइटल के साथ वीडियो होगी, उसको देख सकते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। चीन का एक प्लान है पूरे देश में ट्रेड रूट बनाना, पूरी दुनिया में। आप इतिहास में जाएंगे, एक शब्द सुने होंगे, रेशम मार्ग। वो वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न में अभी रेशम मार्ग बनाना चाहता है जहां से उसका व्यापार जा सके। तो चाइना के इसी चीज को रोकने के लिए, क्योंकि चीन का सीधा सा काम क्या रहता है, चीन दुनिया के दूसरे देशों को कर्जा देगा, गरीब गरीब देशों को कर्जा देगा, बताएगा नहीं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कर्जा दे रहे हैं। तो क्या होते हैं गरीब देश, आने दो, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर कर्जा नहीं लौटा पाते, बोलते अपनी जमीन ले लो। हाल ही की घटना थी, अब चीन के साथ देख सकते हैं श्रीलंका पड़ा, चीन के साथ गया, आपातकाल लग गया, है ना। इसके बाद हम्पन टोटा जो द्वीप है उसको देना पड़ गया 99 साल की लीज में। पाकिस्तान के साथ भी ऐसी केस है। पाकिस्तान के हिसाब से भी जो है, मतलब अभी जो मीडिया सोर्सेज में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मतलब वो भारत का हिस्सा है बट पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जे पे रखा हुआ है, उसको देने के लिए, क्योंकि चाइना का कर्जा नहीं पटा पा रहा है, तो बोल रहा है ये वाला रख लेना। ऐसी बात चल रही है, सुनने में आई है। ऐसी आप देख सकते हैं एक और देश है लाओस में भी प्रॉब्लम आई है। सेम, ये जितने ज्यादा चीन के दोस्त हैं जो ये सब चीज में काम कर रहे हैं ना, वो सब के सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो वैसे ही चीन का एक बेल्ट एंड रोड पहल है जिसके द्वारा ये रेशम मार्ग को पुनर्स्थापित करना चाहता है कि इसका अच्छे से ट्रेड हो सके। चीन क्यों रोड बनाएगा दूसरे देशों में, इसलिए बनाएगा ताकि उसका सामान जा सके, व्यापार हो सके, है ना। इसके कारण जो है चीन बना रहा, तो उसको रोकने के लिए लेके आया गया है। 2022 और 27 के दौरान अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगी 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छूने का प्रयास करेंगे। 2022 से 27 के बीच में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आने वाला है। ओके, इसका अनावरण कौन किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली की यूरोपीय संघ, ये जो G7 के सहयोगी द्वारा है, इनके द्वारा किया गया है। ओके, फंडिंग कहां से होगी, तो बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर करेगी। ये देश अपने थ्रू पैसा नहीं लगा के अपनी सरकार का टैक्स निकाल के दे रहे हैं, बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनियां जो होंगी ना, जो भी प्राइवेट कंपनी है वो इस पे जो है पैसा लगाएंगी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। तो बेल्ट एंड रोड BRI पहल जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करेंगे तो अनौपचारिक रूप से बेल्ट वन रोड वन बेल्ट का वो कहलाता है। भारत भी पहले चीन बोला कि आप इसमें शामिल हो जाइए, चीन भारत को बोला आप भी वन बेल्ट वन रोड में आ जाइए, हमारे साथ काम करिए। भारत मना कर दिया क्योंकि भारत पकड़ लेता है इन चीजों को। ओके, यह वैश्विक बुनियादी ढांचा की विकास रणनीति जिसे चीन 2013 से शुरू करा है। प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, पूरे दुनिया में तो विकास करने की कोशिश कर रहा है, बट वन रेड वन वोल्ट वाला जो आपका जुड़ने वाला है पाकिस्तान में, चीन एक निकाल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा ग्वादर बंदरगाह, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है, इससे भारत को भी घेरने की कोशिश करेगा। तो वो जो रोड बनाने के लिए जा रहा है भारत में, आप देखेंगे तो पाकिस्तान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाने की बात करता है वो रोड को। भारत इसका लगातार समय से विरोध करते आया हुआ है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ये जो है इसके तहत देखो चीन कितना खतरनाक है, 70 देश और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए योजना बनाई थी। 146 देश ऐसे हैं जो चीन की इस चीज को मान लिए हैं। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इतने ही नहीं है गधे, दुनिया में 146 देश हैं जो इसके तहत अपना शिक्षाक्षर कर चुके हैं। G7 के बारे में बात करेंगे, G7 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कौन कौन से देश G7 के सदस्य हैं। तो याद रखिएगा फ्रांस है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, इसके अलावा इटली है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। मैं इसको मैप में इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैप में, पूरे वर्ल्ड मैप में बहुत ज्यादा बड़े बड़े एरिया में आ जाएंगे और कुछ छोटे छोटे देश हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटे हैं। कनाडा और अमेरिका तो बड़े हैं। याद रखिएगा रूस
पहले था सदस्य G8 कहलाता था, अब रूस इसका सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज पे आएंगे हम लोग, क्या, टेस्ट के रिजल्ट पे। तो सी सेट का मैंने टेस्ट लिया था, मैथ रीजनिंग, मतलब मैथ के क्वेश्चन थे आपका, टेस्ट नंबर 69। सरोज मैडम टॉप करती है, परफॉर्मेंस किसी का अच्छा नहीं रहा है, 13.33 नंबर के साथ, बस, है ना। इसके बाद लक्ष्मी मैडम आती हैं, वो 12 नंबर लेके आती हैं। थर्ड रैंक चिंकी मैडम है, 9 नंबर लेके आती हैं। और इसके बाद इन लोगों का नंबर कम है, मैंने गलती से इनको हटाया नहीं है, थर्ड रैंक तक आप देखिएगा। फोर्थ रैंक के बाद मेरा दिल नहीं किया यार, ऐसे होता है ना, बस कर, सहा नहीं जाएगा, वो वाला। उसके बाद नंबर दिखाऊंगा तो कई लोग माइनस में भी हैं। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, अभी इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।